हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलिन फ्रॉम JPIT नालंदा से। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके पहले के वीडियो जो भी हमने अपलोड किया उसमें हम लोगों ने गति से संबंधित जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, इम्पल्स, सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए थे? तो 3, और हम लोग बारी बारी से तीनों गति के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने कितने गति के नियम दिए? 3। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। गति में न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सर आइजैक न्यूटन पब्लिश 3 लॉज इन द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक न्यूटन ने 3 नियमों का प्रतिपादन किया। इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। दिस लॉ इज एन इंट्रोडक्शन टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यह जो नियम है क्या है? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बताता है ना। एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना बल लगा और उस बल के कारण कितना उसमें मोशन आया, इसके बारे में डील करता है। उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स इट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट रिलेशन टू फोर्स, यानी गति और बल के बीच क्या संबंध है, फर्स्ट लॉ से हमें पता चलता है। तो व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अब सवाल खड़ा होता है फिर से कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, क्या कहता है इसको याद रख लीजिएगा सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बताने जा रहे हैं। एवरी बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी बॉडी जो है स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करता है, गति है तो गति में रहना पसंद करता है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य बल एक्ट ना करे। इसको हम जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। पुटिंग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन सिंपल वर्ड्स, बॉडी विल नॉट स्टार्ट मूविंग अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। कहता है कोई भी बॉडी मोशन में नहीं आ सकता है, कब तक? जब तक कि उस पर हम किसी तरह का फोर्स न लगाएं, तब तक। वंस इट इज सेट इन मोशन इट विल नॉट स्टॉप और चेंज इन इट्स वेलोसिटी अनटिल एंड फोर्स एक्ट अपॉन इट्स वन मोड। कहता है कि जब ये मोशन में है, गति में है, तो तब तक यह स्थिर नहीं हो जाता तब तक कि दूसरा कोई फिर से बल ना लगाए। जैसे गाड़ी मोशन में है तो गाड़ी मोशन में तो ब्रेक लगाते हैं, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, चाहे हाइड्रोलिक प्रेशर हो या सिंपल प्रेशर हो, तो बल लगाते हैं तभी ना गाड़ी जा करके रुकता है। तो या तो गति में हो तो भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है रोकने के लिए, या स्थिर हो तो गति में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। तो हर स्थिति में मोशन और फोर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है, न्यूटन का प्रथम गति नियम। Once it is set in motion, it will not stop or change its velocity until and unless some force act upon it once more. The first law of motion is sometimes also known as law of inertia। अभी मैंने बताया इसको जड़त्व के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 2 conditions on which the first law of motion is depend। गति के पहला नियम जो है उसमें डिपेंड करने का 2 कंडीशंस बताया गया है। क्या है? तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट वेलोसिटी 0 एंड एक्सीलरेशन भी 0, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट। रेस्ट में तो रेस्ट रहना पसंद करेगा, अभी डिफिनेशन में बताएं। ऑब्जेक्ट इन मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। मोशन में तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, व्हाइल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, वेलोसिटी 0 नहीं होगा गति में है तो, लेकिन एक्सेलरेशन 0 हो सकता है। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी एंड इन द सेम डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एग्जांपल क्या है फर्स्ट लॉ का, तो थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एग्जांपल्स इन डेली लाइफ। हमारे कॉमन लाइफ में कहाँ कहाँ फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं वो देखते हैं। तो बियरिंग ए सीट बेल्ट इन अ कार व्हाइल ड्राइविंग इन एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कहता है कि गाड़ी घोड़ा जब भी चलता है तो देखते हैं, कहता है सीट बेल्ट लगा लीजिए, नहीं लगाइएगा तो 500 रुपया फाइन लग जाएगा। अब फाइन देने के चक्कर में वैसी फाइन थोड़े लेता है, एक्सीडेंट हो जाता है। सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट के बचने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो हम लोगों को सलाह देते हैं कि सीट बेल्ट जरूर लगा लीजिए, है ना। तो एक्चुअली होता क्या है सीट बेल्ट लगाने से कि वो जर्किंग होता है। जब कोई
गड्ढा आ जाए, कोई सामने से नया गाड़ी आ जाए एकदम तेज गति में, तो कस के जो ब्रेक मारेंगे तो जर्किंग होगा। तो जर्किंग से बचने के लिए क्या होगा, आदमी गाड़ी मोशन में, आदमी स्थिर रहता, आदमी फेंका ना जाएगा शीशा फोड़ के, तो उससे बचने के लिए क्या करता है कि आदमी सीट बेल्ट लगाता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है। इफ एन एक्सीडेंट अगर इफ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द कार स्टैंडिंग, द बॉडी विल टेंड टू कंटिन्यू इन इनर्शिया एंड मूव फॉरवर्ड। बॉडी इनर्शिया में रहता है तो आगे की ओर झुक जाएगा, है ना, प्रोविंग फटल। To prevent such accidents, seat belts are used, which stops our body from moving forward in inertia, avoiding danger। यानी हमें खतरा से बचाने के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए और भी एग्जांपल है फर्स्ट लॉ का। जब कहता व्हेन हॉर्स सडनली स्टार्ट रनिंग द राइडर फॉल्स बैक, है ना, जब घुड़सवार जो है गिर जाता है, अगर घोड़ा आसानी से अचानक तेज चलना शुरू करता है तो क्या जड़त्व का सिद्धांत है, आदमी अस्थिर है, घोड़ा चलना शुरू कर दिया तो क्या होगा, गिर जाएगा। डस्ट इज मूव्ड फ्रॉम हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विथ अ स्टिक। कहता है कि जब कोई देखते हैं कारपेट रहता है उसको डंडा से मारिएगा तो उसे डस्ट निकलेगा। तो किस लिए, तो जड़त्व के कारण। जड़त्व हम फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया, और कपड़ा जो है मोशन में आ गया, और जड़त्व के कारण डस्ट पार्टिकल अपने जगह पे था, इसलिए वो झड़ के गिर गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय गति नियम क्या है। तो देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, और याद कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। देखिए न्यूटन का द्वितीय गति नियम, फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार कहा जाता है कि बल जो होता है किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर, है ना। मोमेंटम अभी बताया, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, और कैसे डिफाइंड है, मास इंटू वेलोसिटी से। फॉर ए कांस्टेंट मास फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। कहता है कांस्टेंट मास के लिए फोर्स किसके बराबर होता है, बल F इक्वल टू ma के बराबर। डिफाइनिंग न्यूटन सेकेंड लॉ, और भी इसको अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट दैट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन टू वेरिएबल्स। एक्सेलरेशन जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दो वेरिएबल से निर्भर करता है। कौन कौन से हैं दोनों वेरिएबल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो एक्सेलरेशन किस पे निर्भर करता है, फोर्स और मास के ऊपर। फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द mass of the body. This means that the force acting upon an object is increased, the acceleration of the object is increased. Likewise, as the mass of an object is increased, the acceleration of the object is decreased. यानी मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन घटेगा, है ना, और मास घटाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कोई अगर भारी ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ये चीज है। नेक्स्ट आगे देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के कुछ एग्जांपल दिया गया है। इफ यू हैव यूज्ड द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक एंड अ कार, मतलब कि सेम ही बल से अगर हम ट्रक को धक्का दे, कार को धक्का दे, तो द कार विल हैव मोर एक्सेलरेशन देन द ट्रक बिकॉज द कार हैज लेस मास। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप बल लगाइएगा तो कार तो हिल जाएगा लेकिन ट्रक हिलेगा नहीं। क्या इसका कारण, क्या इसका वजह, क्या कार के पास कम वजन है और ट्रक के पास बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्रक होता है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि एक्सेलरेशन किस पे निर्भर करता है। इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट देन ए फुल वन, है ना। कोई खाली शॉपिंग कार्ट देखते ठेला टाइप का रहता है, हर एक शॉपिंग मॉल में वो कार्ट करते हैं, उसी को शॉपिंग कार्ट करते हैं। उसको ढकेलिएगा तो आसानी से ढकला जाएगा, खाली रहेगा तो भरल रहेगा सामान तो ढकेलिएगा तो ढकलाएगा नहीं, ढकलाएगा, है ना। It is easier to push an empty shopping cart than a full one because the full shopping cart has more mass than the empty one. This means that the more force is required to push the shopping cart. इसका मतलब क्या, भारी चीज को मोशन में लाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए हमको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता है, हल्का चीज को एक्सेलरेट करने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं। When a person kicks a ball, the person exerts फोर्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। बॉल मारते हैं पैर से, फुटबॉल के बॉल को, तो एक निश्चित दिशा में उनको फोर्स लगाना पड़ता है। दैट इज द डायरेक्शन इन विच इट विल ट्रेवल, मतलब उसी दिशा में बॉल क्या होता है, ट्रेवल करता है ना। इन एडिशन टू दिस, द स्ट्रॉन्गर द बॉल इज किक्ड, द स्ट्रॉन्गर द फोर्स बी पुट ऑन इट एंड द फर्दर अवे इट विल ट्रेवल। जितने जोर से बॉल मारते हैं उतना जोर जाता है, धीरे से मारिएगा धीरे जाएगा, है ना।
तो देखते होंगे जब गोल करना रहता है तो जो प्लेयर होता है फुटबॉलर बड़ी जोर से मारता है, इतना जोर से मारता है कि जो गोलकीपर होता है अपने उड़िया जाता है बॉल के साथ में, है ना, तो और गोल हो जाता है। तो बहुत अच्छा जो प्लेयर होता है वो बहुत जोर से मारता है ताकि उसके हाथ से रुके नहीं, और जो कोर्ट है वो जो दिया गया है टारगेट उसमें जाकर के गोल हो जाए। सपोज टू पीपल आर वर्किंग एंड अमंग द टू पीपल इफ वन इज हैवियर देन द अदर, मतलब मान लिया कि दो आदमी घूम रहा है, वो भारी है वो हल्का है ना, देन द वन वेइंग हैवियर will walk slower because the acceleration of the person weighing lighter, निश्चित है भारी भरकम आदमी धीरे चलेगा, हल्का आदमी तेजी से चलेगा। तो अगर आपको किसी चीज का दौड़ क्वालिफाई करना है, दरोगा का दौड़ है, पुलिस का दौड़ है, हवलदार का दौड़ है, या रेलवे ग्रुप डी का दौड़ है, तो आप अपने शरीर का वजन कम कर लीजिए, है ना, जितना वजन कम रहेगा उतना तेज भागेगा, वजन ज्यादा रहेगा दौड़ नहीं पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। When riding a bicycle, the bicycle acts as a mass and our leg muscles pushing on the pedals of the bicycle is, देखिए साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, साइकिल चलाने में हमारे बॉडी का मसल्स काम करता है, बॉडी के मसल्स में एनर्जी होता है, एनर्जी लगता है, पैर पुश अप डाउन करते हैं, साइकिल आगे भागता है। चलिए आगे देखते हैं। Next, the acceleration of an object are produced by net force। तो हम लोग क्या पढ़े थे, है ना, acceleration of an object are produced by net force is directly proportional to the magnitude of the net force, है ना। net force किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, magnitude of the net force, है ना, in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the body। जो एक्सेलरेशन हम लोग उत्पन्न करते हैं या किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है of the object produced by a net force is directly proportional to the magnitude of the net force। net force का दिशा क्या, उसका मैग्नीट्यूड क्या, उस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना, in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass, mass की inversely proportional होता है। दिस अगर हम लोग देखें इसको समझने एक्सप्रेशन या मैथमेटिकली हम लोग ड्राइव करना चाहे तो क्या है, देखिए फोर्स बराबर क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बराबर क्या जानते हैं, फोर्स बाई मास। तो देखिए फोर्स और मास, फोर्स एक्सेलरेशन और मास क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। मास बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन घटेगा, मास घटाएंगे एक्सेलरेशन बढ़ेगा, तो एक दूसरे से दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी ना बताया कि अगर आपको तेजी भागना है, तेजी से दौड़ना है, किसी चीज का दौड़ क्वालिफाई करना है तो शरीर को हल्का कीजिए, हल्का शरीर रहेगा तेजी में दौड़िएगा, ज्यादा एक्सेलरेट होइएगा, है ना। अगर भारी भरकम शरीर कर लीजिएगा, सोचिएगा दौड़ोगा दौड़ हो जाए, नहीं होगा। शरीर को हल्का रखिए, स्टेमिना बढ़ाइए, कोई भी दौड़ क्वालिफाई कर सकते हैं। द एबव इक्वेशन कैन बी रीअरेंज्ड टू ए फैमिलियर फॉर्म एज F इक्वल टू m। अगर हम इसको और भी अच्छे तरीके से लिखे न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार फोर्स का मान या फोर्स का इक्वेशन, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए F इक्वल टू m है, यही मेन इक्वेशन है सेकेंड लॉ का, याद रखिएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म में नीचे लिखा गया, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी रिटन एज F इक्वल टू m। द इक्वेशन शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स वेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग ड्राइव करते हैं कुछ फार्मूला को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे दो गाड़ी दिया हुआ है ना, दो गाड़ी का फिगर दिया गया है, दोनों गाड़ी को समझिए, पोजीशन को समझिए। ये इसका टाइमिंग है t1 और x1 दिया गया है पोजीशन, है ना। इसका वेलोसिटी v1, मास m1 है। ये वेलोसिटी बेचारा टाइम 0 टाइम पे था, x1 x0 पोजीशन है, v0 वेलोसिटी, m0 मास भी m0 ले लिया m, है ना। अब देखिए फोर्स बराबर क्या जानते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, है ना, विथ रिस्पेक्ट होना चाहिए, चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो कैसे लिखेंगे, मोमेंटम कैसे जानते हैं, मोमेंटम p इक्वल टू होता है m1 v1, यानी मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अब उसका चेंज, तो मोमेंटम के चेंज कैसे निकालेंगे, m1 v1 घटाओ m0 v0, अब बटे चेंज इन टाइम तो t1 माइनस t0, इसी को डिवाइड कर दिया फोर्स बराबर, तो क्या निकला हमारा फोर्स का इक्वेशन, m1 v1 माइनस m0 v0 डिवाइडेड t1 माइनस t0। अब F इक्वल टू क्या जानते हैं, अब यहाँ से दोनों मास, अगर दोनों बॉडी का मास सेम है दोनों कार का, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ऊपर में मेरा v1 माइनस v0 बटे t1 माइनस t0, यही निकला हमारा। अब ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, तो क्या डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन। इसी को F इक्वल टू क्या लिख दिया,
मास इंटू एस। ये पूरा का पूरा देखिए एक्सेलरेशन बन गया। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो यही हमारा डेरिवेशन निकला फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट देखिए सेकेंड लॉ में थोड़ा सा और भी है कुछ चीज। कहता फॉर कांस्टेंट मास, अगर मास मेरा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट मास के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ को हम लोग कैसे इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज को लिखा गया अभी जो ड्राइव किए हैं, इक्वल टू m1v1 माइनस m2v2 है ना, m1v1 माइनस m2v2। अब आई है ये यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए t1 माइनस t2, वही उसी चीज को लिखा गया। इसको और भी हम इक्वेट करेंगे तो f इक्वल टू m कॉमन ले लेंगे और ऊपर में क्या आ जाएगा v1 माइनस v0 डिवाइडेड t1 माइनस t0। तो फिर क्या बन गया f इक्वल टू मास इंटू, ये तो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, f इक्वल टू m है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। We know that acceleration is defined as the change in velocity divided by the change in time. The second law then reduces the more familiar from s। और भी रिड्यूस करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, f इक्वल टू m है, अभी बताया मैंने है ना। Above equation tell us that an object will accelerate if it is subjected to an external force and the amount of force is directly proportional to the acceleration। यानी बल जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, त्वरण के, यानी जितना फोर्स लगाएंगे उतना अधिक बॉडी एक्सेलरेट होगा, कम फोर्स लगाएंगे बॉडी कम एक्सेलरेट होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास कम होगा बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा बॉडी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। तो अभी सारा चीज हम क्लियर कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से न्यूटन सेकेंड लॉ सभी विद्यार्थी को क्लियर हो गया होगा, आ गया होगा समझ में। अब आगे देखते हैं हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, सारे लोग जानते हैं, एक्शन के प्रति रिएक्शन है ना, एक थप्पड़ मारिएगा तो सामने वाला भी एक थप्पड़ मारेगा। तो ये वो एक्शन के प्रति रिएक्शन देखिए थर्ड लॉ है ना। हो सकता है सामने वाला दो चार लपड़ मार दे, ज्यादा बढ़िया रहे तो। The third law of motion describes that what happens to the body when it exerts a force on another body। कहता है कि क्या होगा जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर बल लगाएगा। The Newton's third law states that for every action there is an equal and opposite reaction। प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है ना। When two bodies interact then they apply force on each other that are equal in magnitude and opposite in direction। मतलब कि एक दूसरे के बल लगाएगा तो इक्वल मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम लोग धरती के ऊपर खड़े हैं तो अपने वेट के अनुसार फोर्स लगा रहे हैं धरती के ऊपर, तो धरती भी हमारे अपोजिट में, यानी अगर हम 60 kg के हैं तो 60 गुने 10 600 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो उतने न्यूटन का फोर्स अपोजिट में अर्थ भी हमें बैलेंस किए हुए है। अगर बैलेंस नहीं कर पाता तो हम धस नहीं जाते धरती के अंदर, सिंपल सा बात है। तो ये चीज है। When two bodies interact, the apply force on each other that are equal in magnitude and opposite in direction to the understand Newton's third law with the help of an example. Let us consider a book resting on a table। कोई किताब टेबल के ऊपर रखा हुआ है और टेबल मजबूत नहीं है तो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर भारी किताब बहुत ज्यादा रख दिए तो, अगर टेबल मजबूत है तो उसको बैलेंस किए हुए है। The book applies a downward force equal to its weight on the table according to the third law of motion. The table applies an equal and opposite force on the book. This force occurs because the book slightly deforms the table. As a result, the table pushes back on the book as a coiled spring. Newton's third law of motion implies coiled spring में होता है, खींचते हैं तो क्या होता है, छोड़ते हैं तो उसके अपोजिट में उतना ही जोर से चोट भी लगता है। द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं थर्ड लॉ का एग्जांपल कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं न्यूटन के तृतीय गति नियम को। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुलिंग एन इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड को जितना तेजी से खींचेंगे और खींचने के बाद छोड़ेंगे उतना अधिक चोट लगेगा या उतना अधिक उसमें टेंशन क्रिएट होगा। तो यह है थर्ड लॉ। दूसरा स्विमिंग और रोइंग अ बोट। देखते हैं जितना तेजी से नाव वाला जो है पतवार से पानी को हटाता है उतना तेजी से नाव आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करेगा तो धीरे धीरे नाव आगे बढ़ेगा। उसी तरह से स्विमर है, स्विमर जितना ज्यादा तेजी से हाथ पैर आगे फैलाता है ऊपर नीचे उतना तेजी से आगे बढ़ते जाता है। अब स्विमर धीरे धीरे हाथ पैर फैलाएगा तो धीरे धीरे तैरेगा पानी में, है ना।
स्टैटिक फ्रिक्शन वाइल पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, हम लोग चलते हैं तो चलते हैं उसमें भी फ्रिक्शन लगता है। अगर सोचे कि नहीं फ्रिक्शन लगे तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे, यानी कि तेल वाला सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा, यानी अपोजिट फोर्स लगा नहीं पाएगा जो टाइल्स वाला सरफेस रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे वहाँ पे, है ना। चलते हैं तो वहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ लगता है, यानी जितने फोर्स हम लगाते हैं उतने फोर्स धरती भी लगाता है, तभी हमारा चलने की प्रक्रिया सही तरीके से हो पाता है। स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और सिटिंग ऑन ए चेयर, हम लोग ग्राउंड पे खड़े रहते हैं या कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो वहाँ भी थर्ड लॉ लग रहा है। अगर कुर्सी टूटल जाएगा तो क्या होगा, गिर जाएंगे हम लोग, यानी जितना वजन है हमारा उतना वजन उसके अपोजिट में कुर्सी भी लगा रहा है, तब हम लोग आसानी से बैठे हुए हैं। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, जितने देखते हैं रॉकेट जब ऊपर जाता है तब बहुत जोर से नीचे की ओर धुआं निकलता है, आग जलता है, तब जाकर के ऊपर, तो वो अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स, यानी बहुत तेज से हाई प्रोपल्सन उसमें लिक्विड भरा रहता है। जब हाई प्रोपल्सन लिक्विड तेजी से जलता है तो बहुत तेज से अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगता है, जिससे कि रॉकेट ऊपर की ओर चला जाता है। रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल और ट्री, रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल और ट्री, है ना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ का है। स्लिंग शॉट हो गया, स्लैपिंग हो गया, थप्पड़ मारते हैं ना, सारा चीज जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ। बाउंसिंग ऑफ बॉल देखते हैं, तेल हम बॉल हम लोग फेंकते हैं तो बाउंस जो करता है, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। जंपिंग ऑफ ए टर्मापोलिन, बहुत सारा जो जंपिंग करता दिखते हैं बच्चा लोग जो उछलता कूदता है तो थर्ड लॉ लगता है, वहाँ पे उछलता है, जितना जोर से उछलता है उतना ऊपर जाता है। हिटिंग ऑफ ए बॉल बाई ए बोट बैट, तो बैट से जितना तेजी से मारेगा उतना दूर बॉल फेंकाता है। व्हेन यू रन ऑन ए कारपेट, कारपेट पे दौड़ते हैं, थर्ड लॉ लगता है। मूव्स बैकवर्ड, है ना, पुशिंग समवन और पुशिंग समथिंग वी टेंड टू मूव बैकवर्ड, किसी को ठेलते हैं, किसी को पीछे जाते हैं, तो वहां भी थर्ड लॉ का यूज होता है। द रिकॉइल ऑफ ए गन, बंदूक छोड़ने वाला से कभी पूछिए, जो बंदूक छोड़ता है कंधा पे इतना जोर से उसका फोर्स लगता है कि वही बताएगा जो छोड़ा है बंदूक, है ना। तो रिकॉइल क्या होता है, जितना तेजी से आगे ट्रिगर जैसे ही दबाएगा, जितना तेजी से निकलेगा कारतूस, उतना अपथ्रस्ट फोर्स पीछे की ओर लगाता, और कंधा अगर सही तरीके से गन को नहीं पकड़ा तो हो सकता है उसका कंधा टूट भी जाएगा, इतना अधिक फोर्स उसमें लगता है। तो मेरे हिसाब से थर्ड लॉ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आज हमने देखा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो सेकेंड यूनिट का ये पार्ट है। अब आगे हम लोग धीरे धीरे सिलेबस को बढ़ाते चलेंगे। वीडियो को जो भी देख रहे हैं या जो भी स्टूडेंट देखेंगे तो वो अपना नोट तैयार कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई सवाल नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।